हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB का आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। आप ये मान के चले कि इस चैप्टर से एक सवाल पक्का पूछा जाता है, चाहे लॉन्ग में, चाहे शॉर्ट में, चाहे वेरी शॉर्ट में, चाहे बहुविकल्पीय में। तो आपका अगर लॉन्ग पूछ लेता है 10 नंबर आपका इस चैप्टर से फिक्स होने वाला है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करूंगा ताकि जो है आपका लघु उत्तरीय, अति लघु, बहुविकल्पीय सब जो है कवर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम चैप्टर का नाम है जो है पे शिक्षा शास्त्री डॉक्टर एनी बेसेंट। इनके बारे में अच्छे से विस्तार में चर्चा करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है कितने तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मैं साथ साथ में दोस्तों आपको याद भी कराऊंगा कैसे आप समझ के याद कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जो है अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। उस सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एनी बेसेंट के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो एनी बेसेंट जो थे, इनका शैक्षिक पे, शिक्षा पे क्या विचार था उसके बारे में बताना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है आपसे, निम्नलिखित प्रसंगों पर डॉक्टर एनी बेसेंट के विचारों का विवेचना कीजिए। मतलब ये कि डॉक्टर जो एनी बेसेंट थे, इनके जो विचार हैं शिक्षा के ऊपर, इन्होंने शिक्षा के ऊपर क्या विचार दिए हैं, इसके बारे में जो है बताना है। तो निम्नलिखित जो बिंदु है आपके सामने, उसके बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पे शिक्षा के बारे में पूछ सकता है आपसे, पाठ्यक्रम के बारे में पूछ सकता है कि जो है एनी बेसेंट के माध्यम से देखा जाए तो उनकी शिक्षा का क्या उद्देश्य था, शिक्षण विधियाँ क्या थी, पाठ्यक्रम कैसा था। तो ये इनके बारे में, इनके विचारों को समझना है। अथवा करके सवाल पूछ सकता है, एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या हैं। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर पहले समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले देखते हैं एनी बेसेंट कौन थी, इनके बारे में समझते हैं। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जिन महान शिक्षा शास्त्रियों ने अपना महान योगदान दिया है, उनमें से जो है श्रीमती एनी बेसेंट का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब दोस्तों, अगर बात ये कहा जाए कि भारतीय शिक्षा में जो है, अगर हम जो महान शिक्षा शास्त्री हैं उनमें महान में से देखा जाए तो यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो है एक प्रकार से भारत के जो है शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और उनका विशेष योगदान बड़ा उल्लेखनीय है। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट मूल रूप से भारतीय नहीं थी। तो इनका जन्म जो है भारत में तो नहीं हुआ था, लेकिन अपना जीवन जो है यहाँ पे उन्होंने बिताया था। अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था देख लेते हैं आगे। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म 1847 में लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। आपने गाना सुना होगा, लंदन से लाएंगे, ठीक है, लंदन से लाएंगे। तो आप उसके आगे पूरा सेंटेंस आगे पीछे बना लीजिए कि लंदन से लाएंगे। भोजपुरी गाना आप सुने होंगे। तो इंग्लैंड की राजधानी यानी ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो है भारत की वो निवासी बन गई, मतलब भारत में आके पूरा जो उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अब यहाँ से दो सवाल पूछेगा। पहला सवाल ये कि एनी बेसेंट का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और जो है कब हुआ था? 1847 में हुआ था। देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे 100 साल का अंतराल है, ठीक है, 100 साल का अंतराल है। तो यहाँ पे 1947 और 1847 है। इसके बाद आपसे बहुविकल्पीय में, अति लघु में सवाल पूछ सकता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? वाराणसी में है। और वाराणसी कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वाराणसी में है। जो BHU के जो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU, इसे शॉर्ट फॉर्म में BHU कहा जाता है, उसी का जो है एक तरह से सेंटर है, ठीक है, जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसके बाद दोस्तों इनके जो है एनी बेसेंट के द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट का कहना था कि शिक्षा के विकास का एक प्रक्रिया है। यानी जो शिक्षा है वो विकास का क्या है? प्रोसेस है, एज ए प्रक्रिया है। अगर आपको मैं इतना बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको विकास करना है, ठीक है, आपको विकास करना है, तो विकास करने के लिए आपको काम करना होगा। काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर आपका विकास होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको जो है अपने शारीरिक और मानसिक का विकास करना है, विकास का मतलब यहाँ पे कैसा विकास? शारीरिक और मानसिक विकास अगर करना है,
तो आपको जो है शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, और विकास तभी होगा जब आपके पास शिक्षा होगी। तो शिक्षा जो है वो विकास की क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तभी जो है आप उस विकास को पा सकते हैं जब आपके पास शिक्षा होगा। इनका मतलब यही है, ठीक है। आगे देखिए, अतः शिक्षा के द्वारा बालक में अंतर्निहित शक्तियों का विकास होना चाहिए। मतलब ये है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में जो अंतर्निहित है, जो बालक है उस बालक में जो अंतर्निहित गुण हैं, जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो उस व्यक्ति के, उस बालक के अंदर जो कुछ भी क्वालिटीज़ है उसको जो है विकास करना, वो कैसे होगा, जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तब हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बात ध्यान में रखना है। पहला, अगर आपको विकास करना है तो विकास करने के लिए आज आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी, और अगर आपको पूरा का पूरा जो है अपने शक्तियों का विकास करना है, जिन आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसको विकास करने के लिए आपको जो है शिक्षा ग्रहण करनी होगी, ठीक है। अब आगे देखिए इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं। इन्हीं बेसेंट का विचार था, इन्हीं उनका मानना था, उनका थॉट था, उनकी जो है वक्तव्य थे, इन्हें उन्होंने जो कहा था ये विचार होता है, ठीक है। विचार था कि शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास होता है, देख लीजिए कैसा विकास होता है, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब ये होता है कि आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है शिक्षा के माध्यम से आपका विकास होता है। इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान सीखता रहता है और वही जो सीखना उसका है वही शिक्षा है, और वही शिक्षा के माध्यम से वो क्या करता है, विकास करता है। तो इसमें वही कहा गया है कि शिक्षा वह शक्ति है, शिक्षा क्या एक शक्ति है, और उस शक्ति के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। इन्हीं बेसेंट के अनुसार और उन्होंने दो लाइन कहा है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो बालक के जीवन में उपयोग सिद्ध हो। देखिए शिक्षा बहुत लोग ग्रहण करते हैं। एक लोग होते हैं पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन वो ध्यान से पढ़ लेते हैं और उनको अच्छा खासा जो है याद हो जाता है, तैयार हो जाता है, और अच्छी खासी जो है नंबर भी मिल जाती है। तो इसीलिए आपको पढ़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है वास्तविक शिक्षा वह है जो बालक के जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। आप असली शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं, और असली शिक्षा वही ग्रहण कर सकता है जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, जो कुछ नए मुकाम को हासिल करना चाहता है। वो उन्होंने कहा भी है कि वास्तविक शिक्षा यानी वही शिक्षा असली होती है जो जीवन में उपयोगी होता है। ऐसे नहीं कि जो है फर्जी काम के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर लें, तो वो शिक्षा नहीं है। और जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने में सहायता होती है। अगर कभी भी कोई समस्या आपको आती है कहीं भी किसी सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए अगर आपके पास शिक्षा है तो उसके माध्यम से आप जो है उस प्रॉब्लम की जो है समाधान कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं अगर आपके पास शिक्षा है। यही एनी बेसेंट ने कहा है, यही इनका विचार है शिक्षा के ऊपर। इन्होंने जो कहा है वो मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में समझाया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब देखते हैं आगे इनके और क्या शिक्षा के ऊपर विचार थे। अब सवाल यह है कि एनी बेसेंट के द्वारा देखा जाए, उनके विचार के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ठीक है, ये देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक वेक ऑफ इंडिया में शिक्षा के निम्नलिखित 4 उद्देश्य बताए हैं। तो अब देखिए एक सवाल यहाँ से और बन सकता है, वेक ऑफ इंडिया जो है ये किसने किसकी पुस्तक है, ये किसकी रचना है, तो बताएंगे श्रीमती एनी बेसेंट का है, ठीक है। आगे इनके उद्देश्य क्या है, 4 उद्देश्य बताया गया है। तो देखिए शिक्षा इंसान क्यों ग्रहण करता है, देखिए शारीरिक विकास हो। कोई भी व्यक्ति शिक्षा इसलिए ग्रहण करता है कि उसका क्या हो, शारीरिक विकास हो। जब उसका शारीरिक विकास होगा तो शिक्षा जरूर ग्रहण करेगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है आपके बौद्धिक विकास। उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी डेवलपमेंट हो रही, कितना विकास हो रहा है, ये शिक्षा के माध्यम से ही पता चल सकता है। इसीलिए शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, जो भी सीखते हैं अपने जीवन में, उसका एक ना उद्देश्य होता है, और वही उद्देश्य जो है उनके शारीरिक और मानसिक का विकास
करता है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आराम से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बालक जो है शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका मानसिक विकास होता है और उसका बौद्धिक विकास भी दोनों होता है। आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे भावात्मक विकास। भावात्मक विकास का मतलब क्या? जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की कुछ भावनाएं होती हैं, उस व्यक्ति के कुछ आदर्श होते हैं, उस व्यक्ति के कुछ जो है वक्तव्य होते हैं, कुछ उसके वचन होते हैं, कुछ चाहता है इंसान, ठीक है। तो उसकी जो भी भावनाएं हैं, जो बनना चाहता है, जो उसके अंदर इच्छा है, वो जो करना चाहता है वो तभी कर सकता है जब उसके पास शिक्षा होगा, ठीक है। तो भावात्मक विकास का मतलब क्या? जो उसके अंदर भावनाएं हैं, जो विचार है, जो उसका लक्ष्य है, जो बनना चाहता है, जो भी आपका टारगेट है वो आप टारगेट तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी, ठीक है। आगे देखते हैं आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास मतलब होता है कि आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना आध्यात्मिक विकास है। आप शिक्षा ग्रहण करिए, ठीक है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप ये समझिए कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इस सृष्टि का रचनाकार कौन है। तो जब आप इस आध्यात्मिक से जुड़े ये शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो तभी समझ सकते हैं जब आपके पास शिक्षा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है, बहुत आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया है, कोई रट्टा मार नहीं है। अगर इसके बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे तभी जो आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आपका शिक्षण विधियाँ। एनी बेसेंट के द्वारा देखा जाए शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, उस विधियों को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षण विधियां का मतलब क्या? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ रहे हैं किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। तो मोबाइल के माध्यम से क्या हो गया? ऑनलाइन भी एक शिक्षण पद्धति हो गई, ठीक है। ऑनलाइन क्या हो गया? एक शिक्षण विधियाँ हो गई, एक शिक्षण पद्धति हो गई। आप जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका वो जो है स्कूल का जो है शिक्षण विधि हो जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से जो है एनिमेशन के द्वारा देखा जाए तो कितनी जो है शिक्षण विधियां हैं, कितने प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं टीचर, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखिए शिक्षण विधियां में मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि शिक्षण विधियाँ क्या क्या एनिमेशन के द्वारा बनाई गई थी। क्रिया विधि द्वारा देखिए पहला पॉइंट क्या है? क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब क्या होता है? काम। क्रिया मतलब काम। जब हम कोई काम करते हैं तो क्या हम उससे कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? बिल्कुल सीखते हैं। तो सीखना का मतलब क्या होता है? शिक्षा ही तो होता है। अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं, पढ़ के कुछ सीख रहे हैं तो इसको सीखना ही तो शिक्षा कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी A to Z कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम से आप कुछ सीखते हैं तो सीखना वो आपकी क्रिया विधि कहलाती है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। व्याख्यान विधि देखिए, जैसे मैंने क्रिया विधि का क्या बताया आपको? व्याख्या करके बताया, ठीक है। मैंने इसका व्याख्या करके बताया कि क्रिया विधि क्या होती है। तो मैंने आपको जब व्याख्या करके बताया तो आपने सीखा कि नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा होगा। ऐसी ही व्याख्यान विधि होता है। व्याख्यान विधि का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे स्वाध्याय लिखा है, जब मैं स्वाध्याय का व्याख्या करूँ कि स्वाध्याय क्या मतलब होता है, इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो जब उसको मैं पूरा व्याख्या करूँगा तो क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि हो जाएगा। जैसे मान लो जब हम जो है हिंदी पढ़ते हैं या फिर हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जो इसकी उसका जो पूरा व्याख्या करनी होती है, ठीक है, पूरा बताना होता है कि इसमें क्या लिखा गया है। तो जब उसका व्याख्या करते हैं तो व्याख्यान विधि हम कुछ सीखते हैं, और सीखना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो शिक्षा में क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि एक भी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए स्वाध्याय। क्या स्व मतलब खुद से हम पढ़ सकें। स्वाध्याय करके मतलब हम खुद से पढ़ के सीख सकते हैं। क्या हम खुद से पढ़ के सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक कि IAS जो है क्वालिफाई किए हैं स्वाध्याय करके। लोग खुद से पढ़कर, खुद से सेल्फ स्टडी करके। और आपके जानकारी के मुताबिक बता दूं कि सेल्फ स्टडी में इतनी पावर होती है कि आप घर बैठे 90+ आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों गारंटी कि अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में बहुत बड़ी पावर होती है। कैसे पावर होती है मैं इसको प्रूफ करके बता सकता हूं। जैसे आप देख लीजिए, जब आप खुद से कोई काम करते हैं तो आपका उसमें दिमाग लगता है, ठीक है। आपका शारीरिक विकास मतलब शारीरिक आपका शरीर भी लगता है और आपका दिमाग भी लगेगा, ठीक है, दोनों तरह से लगता है। इसका मतलब यही, जब आप दोनों तरह से काम करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे नया,
ठीक है। जब नया सीखोगे तो कैसे सीखे, जब आप खुद किए ना तब ना, जब आप स्वयं किए तभी तो स्वयं यानी स्वाध्याय आप खुद करेंगे, खुद पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके माध्यम से जो है आप आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो स्वाध्याय भी एक शिक्षा की विधि है। आगे देखिए निरीक्षण विधि। निरीक्षण मतलब क्या होता है, जांच करना होता है। क्या होता है, जांच करना होता है। जब कोई भी व्यक्ति निरीक्षण करता है, जांच करता है कहीं पे, तो क्या करता है, पता लगाता है वहाँ पे। जैसे मान लो कि कहीं पे बाढ़ आया है, ठीक है, बाढ़ आया है किसी गांव में, वहाँ पे बाढ़ जो नियंत्रण होते हैं, जो आपदा प्रबंधन वाले होते हैं, वो आते हैं बाढ़ का निरीक्षण करने आते हैं, यानी जांच करने आते हैं कि किसका जो है धान डूब गया है, किसका जो है किसके खेत में बाढ़ आया है, किसका फसल बर्बाद हुआ है। तो जो ये जो फसल बर्बाद हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है बाढ़ से, तो उसका निरीक्षण करते हैं, जाँच करते हैं, और फिर इसके बाद पता चलता है कि भैया देखो ये ऐसी समस्या है, इनकी समस्या ये है। तो कैसे पता चला, जब जाँच हुई तभी तो पता चला। तो क्या जांच से हम निरीक्षण करके सीख नहीं सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। और जो सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से आप आसानी से समझ के 2-4 लाइन लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। मेन आपका हेडिंग चेक करता है एग्जामिनर, तो हेडिंग को मेन फोकस करेंगे। इसके बाद निर्देशन। निर्देशन का मतलब क्या होता है, निर्देशन का मतलब होता है निर्देश देना, गाइड करना। जैसे आपको कोई निर्देश दे रहा है, कोई जो गाइड कर रहा है, तो निर्देशन के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, रास्ता भूल गए हो, आपने किसी से पूछा, तो आपको क्या करेगा, भैया देखो ऐसे जाओ, वहाँ पे रास्ता मुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद एक मोड़ और आएगा, वहाँ से मुड़ के फिर आपको सीधे जाना है, ठीक है। तो अगर आपको जो बताया है वो क्या किया है, आपको निर्देश दिया है, आपको गाइड किया है, आपको बताया है, तो निर्देश करने से आप सीखे कि नहीं सीखे, बिल्कुल सीखे। तो सीखे मतलब शिक्षा ग्रहण किए। तो निर्देशन विधि क्या शिक्षण विधि नहीं है, बिल्कुल है, 100% है, ठीक है। आगे देखिए प्रयोगात्मक। क्या प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल से भी लोग सीखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ाई का या शिक्षा का एक हिस्सा होता है और उससे लोग सीखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है, 6 पॉइंट हैं, बहुत आसान शब्दों मैंने बताया है। आई होप आपको समझ में आया भी होगा, और अच्छे तरीके से जो आप इसे अच्छे से लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ये पूरा का पूरा अच्छे से जो है आप इसे तैयार कर लीजिए। याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको एक ही बार में चीज़ें याद हो जाएं, बार बार आपको वीडियो देखना ना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर करते हैं। सवाल यहाँ पे है कि छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेंगे कि छनाई का सिद्धांत क्या है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा गया है, शिक्षा के अधोमुखी छनाई सिद्धांत का विचार किसने दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें छनाई सिद्धांत, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें छनाई क्या है और सिद्धांत का मतलब समझते हैं थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल, कुछ थॉट होते हैं, कुछ विचार होते हैं उन वैज्ञानिकों का जो किसी न किसी तथ्य पर आधारित होता है। तो यहाँ पे जो छनाई है ये इसी पर आधारित है, ये सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है हमको ये समझना है, लेकिन पहले ये समझते हैं कि किसने ये दिया था। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, छनाई का सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात लिखूं कि मैं काले नहीं हूँ भाई, तुम काले हो, ठीक है, मैं काले नहीं हूँ तुम काले हो। तो ये जो छनाई वाला सिद्धांत है, ठीक है, छानते छानते जो है वो क्या हो गया, मैं काले हो गया, ठीक है, मैं काले हो गया। तो मैं काले, आप ध्यान से अगर ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो मैं काले यानी आप काले, ठीक है। तो आप इतना समझ जाइए कि याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है ये, कि आप इतना समझिए कि छनाई करते करते मैं काले हो गया, ठीक है, मैं काले हो गया छनाई करते करते। तो बस इतना समझ जाइए, पेपर में आएगा कि छनाई का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप ऐसे लिख देना कि छनाई के सिद्धांत में छानते छानते मैं काले हो गया, ठीक है, मैं काले। बस आप इतना लिख देंगे मैं काले, तब भी जो है आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि छनाई का सिद्धांत जो है ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए छनाई को हिंदी में यहाँ पे निस्यंदन कहते हैं, ठीक है, निस्यंदन कहते हैं। एक ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता है कि ज्ञान शिक्षित वर्ग से ही जनता तक पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से ही प्रसारित होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है।
दोस्तों मैं अगर इसको क्लियर करूं तो अब बस आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, जो ये व्यक्ति है ये किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञान दे रहा है, कुछ इसको सिखा रहा है। तो बस आप इतना समझ जाइए, ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को इसलिए सिखा रहा है क्योंकि ये व्यक्ति इसी के फिर दोबारा कंपनी में काम आने वाला है। ये इसका उद्देश्य है कि मैं जो काम सिखा रहा हूँ, इस काम को सीखने के बाद ये मेरे ही कंपनी में काम करेगा, इसीलिए ये व्यक्ति इस व्यक्ति को काम सिखा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब बस इतना समझ लीजिए कि जो छनाई सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इतना कहा गया जो शिक्षित वर्ग होते हैं वो शिक्षित वर्ग जनता को यानी किसी व्यक्ति को उतना ही शिक्षित करते हैं या उसी व्यक्ति को शिक्षित करते हैं जो व्यक्ति से उनको जितना काम होता है, जितना काम उनसे करवा सके उतना ही शिक्षित करते हैं। अर्थात दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करूं तो बस आप इतना समझ लीजिए, जो अंग्रेज थे यानी जब ब्रिटिश काल भारत में, जब ब्रिटिश शासन था भारत में, तो अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय जनता को उतना ही जो है शिक्षित करते थे, भारतीय जनता को उतना ही शिक्षित करते थे जितना वो समझ सके और जितना उनसे कार्य हो सके। उनको पूरा नहीं शिक्षित करते थे, पूरा नहीं पढ़ाते थे, उनको इतना ही बताते थे, उतना ही इंग्लिश सिखाते थे जितना उनको जो है उनका काम हो जाए। तो अर्थात ये कह सकते हैं हम कि जो छनाई सिद्धांत है वो छनाई सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति को ज्ञान उतना ही कर देते हैं जितना उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है, जितना उनको आवश्यकता है उनसे उतना ही शिक्षित करेंगे, उतना ही उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये किसने दिया था, मैं काले। कौन काले, मैं काले। मैं काले नहीं भाई, तुम काले। ठीक है, आगे देखिए 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की थी। एक एक नंबर के सवाल हैं, बस फटाफट रिवीजन करना है। 1854 में शिक्षा नीति की घोषणा किसने की थी, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे लिखा है चार्ल्स वुड, यहाँ पे लाल्स वुड लिखा गया है, ये चार्ल्स वुड है। ठीक है, ये चार्ल्स वुड है, थोड़ा सेंटेंस मिस्टेक हो गया है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, चार्ल्स वुड है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये चार्ल्स वुड ने की थी। जो 1854 की शिक्षा नीति है वो किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड ने किया था। अगला सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की 90% संभावना है। ठीक है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सवाल यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हंटर आयोग का महत्व माना जाता है। तो हंटर आयोग का महत्व क्या माना जाता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि जो हंटर आयोग है ये है क्या, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, तब इसके बाद महत्व को समझते हैं। क्योंकि पहले हम अगर ये नहीं समझेंगे कि हंटर आयोग क्या है, तब तक हम महत्व को नहीं समझ पाएंगे, जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे कि हंटर आयोग है क्या आखिर। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हंटर आयोग के बारे में समझना है। ये सिर्फ मैंने जो यहाँ पॉइंट लिखा है ये सिर्फ हंटर आयोग के बारे में समझने के लिए लिखा है, महत्व से शुरू होगा, आपको महत्व से लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं हंटर आयोग के बारे में। हंटर आयोग जो है ये 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत को गवर्नर जनरल जो है मनोनीत किया गया था। यानी 1880 की बात है, कब की बात है, 1880 की बात है। भारत में गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड रिपन को गवर्नर जनरल बनाया गया। उसी शासन काल में क्या हुआ था, आगे देखिए। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कमीशन की गठित किया, और जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जो है कहा जाता है। तो बस आप इतना समझ जाइए कि हंटर आयोग में देखा जाए तो लॉर्ड रिपन क्या थे, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, कब, 1880 में। 1880 में जो है एक कमीशन की गठन किया गया, मतलब एक बैठक की गई। उस बैठक में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिए उस टाइम पे अध्यक्ष कौन था, विलियम हंटर था। विलियम हंटर कौन था, अध्यक्ष था उस आयोग का, जो आयोग गठित की गई थी। लेकिन शासन किसका था, लॉर्ड रिपन का था। इस शासन काल में
इस भारतीय शिक्षा के जो भारतीय शिक्षा थी इसके लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग में अध्यक्ष जो अध्यक्षता के पद पे थे वो विलियम हंटर थे, इसीलिए जो है उसे हंटर आयोग के नाम से जाना गया। तो बस आप इतना समझिए, एक लाइन में अगर समझना चाहते हैं हंटर आयोग क्या है तो 1880 में लॉर्ड रिपन शासन काल में, यानी जब गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन, उस टाइम पे भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन था? विलियम हंटर था, इसीलिए इसे हंटर कमीशन कहा जाता है। अब हंटर कमीशन में भारतीय शिक्षा क्या महत्व था, आइए महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इसके महत्व को। तो महत्व में क्या है, देखिए हंटर कमीशन जब आया था तो हंटर कमीशन में जो है इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, विद्यालय में धन निर्धनों को, जो धन निर्धन है यानी जो निर्धन व्यक्ति बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाए। कि ये सब क्या है, इसके महत्व हैं। हंटर कमीशन जब आया था भारत में तो उस टाइम पे जो है प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत हुई, माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत हुई, उच्च शिक्षा की शुरुआत हुई, स्त्री शिक्षा का बढ़ावा मिला और मुस्लिम शिक्षा की बढ़ावा मिला, और जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, जो गरीब थे, जो निर्धन थे, उनको छात्रवृत्ति की सुविधा हंटर कमीशन में ही दी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न कवर करते हैं। 2-3 प्रश्न दोस्तों बस एक लाइन का है, सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि एक लाइन में ये बहुविकल्पीय में या फिर अति लघु में सवाल पूछा जा सकता है। सवाल यहाँ पे है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किस वर्ष आया था? तो ध्यान में रखेंगे आप लोग 1804 में आया था। ठीक है, 1804 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। इसके बाद जो है विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, मतलब विश्वविद्यालय अधिनियम, जो विश्वविद्यालय के जो नियम बनाए जाएंगे वो 1804 में आया था। उससे पहले भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, लेकिन जो है अधिनियम जो बनाया गया वो 1904 में बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पूना में सन 1916 में की थी? तो यहाँ पे डी.के. कर्वे ने किया था। डी.के. कर्वे ने, कौन कर्वे? डी.के. कर्वे ने किया था। कब? 1916 में किया था। प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पूना में हुआ था। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, डी.के. कर्वे ने, किसने कर्वे? डी.के. कर्वे। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों है, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली विचार किस आयोग ने किया था? तो ध्यान रखेंगे सहायता अनुदान प्रणाली भी हंटर आयोग में आया था, यानी जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है वही सहायता अनुदान प्रणाली है, और ये हंटर आयोग के जो है शासन, मतलब हंटर आयोग में कमीशन में आया था। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा के मुख्य दोषों को बताइए। यानी ब्रिटिश कालीन जब से भारत में शिक्षा थी, प्रणाली थी उस टाइम पे, तो उसके क्या क्या दोष थे, क्या क्या बुराइयाँ थी, आइए उन्हीं बुराई को समझते हैं कि ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा थी वो भारत की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया। अभी भी लोग समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत मस्ट होता है। देखिए आपके नॉलेज के लिए अंग्रेजी तो अच्छी है, लेकिन अगर आप सोचिए अनिवार्य है तो अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी सीख लेंगे तभी जो है आप और नौकरी पाएंगे, या अंग्रेजी सीख लेंगे तभी जो है आपकी इज्जत होगी समाज में, या फिर अंग्रेजी सीख लेंगे तभी जो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। नॉलेज के लिए जरूरी है थोड़ी सी, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे समझना पड़ता है, लेकिन आपको अनिवार्य रूप से अंग्रेजी ज़रूरी नहीं कि अंग्रेजी सीखना ही ज़रूरी है। तो आप अंग्रेजी अगर नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना अंग्रेजी के भी आप नौकरी पा सकते हैं। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपकी चेष्टा है तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम में बनाने के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया। आप सभी जानते हैं भारतीय भाषाएं जो हैं वो उसकी जो भाषा, स्थानीय जो भाषा होती है, उसका विकास में कहीं रुकावट पैदा हुई है। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है हिंदी का, लेकिन जो है जब ब्रिटिश काल थी तो उस टाइम पे सिर्फ अंग्रेजी ही बोली जाती थी, अंग्रेजी भाषा में ही जो है शिक्षा ग्रहण लोग करते थे। अगला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, भारतीय शिक्षा प्रणाली जनसाधारण के विकास में असफल रहे। ये जो शिक्षा प्रणाली थी, अभी मैंने आपको बताया था कि लोगों को इतना ही शिक्षित करते थे, छनाई सिद्धांत वाले जो है बात को ध्यान रखेंगे।
शिक्षा प्रणाली में देखा जाए तो इतना ही लोगों को शिक्षित करते थे, इतने लोगों को शिक्षित करते थे जितना उनको आवश्यकता है, जितने लोगों को उनकी आवश्यकता है उन्हीं लोगों को उतना ही शिक्षित करते थे जिनको जितनी जरूरत पड़ती थी। जैसे मान लो 10 व्यक्ति को उनको आवश्यकता है, ठीक है, उनको बस इतना जानना है कि थोड़ा सा बस जान लें कि कैसे सामान को बेचना है, कैसे क्या करना है, बस उतना जानना है, तो उनको 10 लोग को ही उतनी भाषा ही सिखाते थे जिनकी उतना जरूरत थी, जिनसे उतना काम लेना था। उनको पूरा शिक्षित नहीं करते थे, वो जानते थे कि अगर भारतीय सीख जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। देखिए क्योंकि शिक्षा अगर लोग ग्रहण करते हैं तो कोई किसी को शोषण नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, तो उसके आधार पे लोग डिसीजन लेते थे। तो यहाँ पे शिक्षा प्रणाली जो है वो जनसाधारण तक नहीं पहुंची, इसीलिए जो है ये असफल भी रहे। आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रभाव से हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विशेषताएं थी वो नष्ट हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जो ब्रिटिश काल आए थे ये कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे, ठीक है। और अगर संसार का मैप देखेंगे तो जो यूरोप है वो यूरोप इधर है, ठीक है, यूरोप इधर है और भारत जो है इधर है, ठीक है, भारत इधर है। तो अगर आपको संसार का मैप देखना है तो संसार का जब आप देखोगे तो यूरोप जो है भारत के पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत के पश्चिम में। तो यूरोपीय जो आए थे ये पश्चिमी संस्कृति लेकर आए थे भारत में। भारत में पहले लोग जो है छोटे छोटे कपड़े और जो है ये सब जो कपड़े पहनते थे वो सब नहीं पहनते थे। अब तो गांव में भी लोग पहनते हैं, लेकिन सवाल ये था कि जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति में लोग जो है पूरी तरह से साड़ी वगैरह पहनते थे, फटे जीन्स वगैरह नहीं पहनते थे, ये सब जो है ये सब नहीं था प्रचलन में। लेकिन जो है कहीं कहीं जब यूरोप के लोग आए, पश्चिमी संस्कृति भारत में आई, तो लोग क्या करने लगे, यहाँ पे छोटे छोटे कपड़े का इस्तेमाल करने लगे और जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदलाव हुआ, पहनाव में, संस्कृति में चेंज हुआ, बदलाव हुआ। यहाँ से भारत से लोग सीख कर जाते थे, वहाँ पे अपना दूसरी संस्कृति अपनाते थे, नहीं भारत की संस्कृति अपनाते थे और अपनी संस्कृति को यहाँ पे छोड़ जाते थे जो भारत के लोग अपनाते थे। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति जो है कहीं की प्रभावित जरूर हुई है इस ब्रिटिश शिक्षा में। आगे देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट आप ले सकते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के फलस्वरूप देश में एक अलग विकास हुआ, एक अलग वर्ग का विकास हुआ जो अंग्रेजी पर के शासन में जुड़ गए। सिंपल सी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी सीखते थे, ठीक है, अंग्रेजी सीखते थे। जब वो सीख जाते थे तो उसी ब्रिटिश काल में किसी न किसी पद पर जो है, किसी न किसी जो है पोस्ट पर वो काम करना शुरू कर देते थे, भारत के लोग हैं। तो भारत के लोग जो थे वो अपनी मातृभाषा छोड़कर अंग्रेजी सीखकर उन्हीं शासन काल में जो है शासन करने लगे। मतलब शासन का मतलब ये है काम करने लगे, अपने जीवन यापन करने के लिए काम करने लगे। तो ये भी तो परंपरा कहीं न कहीं ब्रिटिश काल के दौरान ही प्रभाव पड़ा, जिसका असर हमें दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय अपने धर्म को भूलकर धार्मिक और नैतिक पतन के गर्त में डुबाते चले गए। तो सिंपल सी बात यह है कि इस ब्रिटिश कालीन शिक्षा के जो है ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा थी, इसके कारण जो है भारतीय लोग अपने धर्म को भूलकर, अपने नैतिक को भूलकर उसी गर्त में डुबाते चले गए और अपनी संस्कृति को जो है पीछे छोड़ते चले गए, जो पश्चिमी संस्कृति थी उसे अपनाते चले गए। तो कहीं के दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट है जो मैंने नोट डाउन किया है यहाँ पे, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कितने स्तरों में विभाजित थी? तो जो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था थी वो कितने स्तर में थी? तो यहाँ पे 2 स्तर हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जैसे कि प्राथमिक पाठशाला चलती है इस टाइम पे 1 से लेकर 5 है, और फिर उसके बाद जो है जूनियर चलता है 6 से लेकर 8 है, और उसके बाद जो है उच्च शिक्षा प्राप्त होती है लोगों को। तो उसी प्रकार से मुस्लिम शिक्षा जो व्यवस्था थी उस टाइम पे 2 शिक्षा व्यवस्था थी, पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे है कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी? तो अगर आयु सीमा की बात किया जाए, जैसे प्राइमरी में आप नाम लिखाने जाते हैं बच्चों का, तो जो है कितने साल के जो है बच्चे हो जाए तब प्राइमरी में नाम लिखा जाता है? तो मुश्किल से 5 साल, ठीक है, 5 साल के बच्चे हो जाते हैं तो प्राइमरी में नाम उनका लिखाते हैं। तो मुस्लिम काल में प्राथमिक जो शिक्षा थी वो प्राथमिक शिक्षा की आयु क्या थी? तो 4 वर्ष 4 माह जो है इसकी आयु थी। ध्यान रखेंगे 4 वर्ष 4 माह जो है प्राथमिक शिक्षा में जो है ये जो है एडमिशन कराते थे मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में। तो 4 आप ध्यान रखेंगे, 4 वर्ष 4 माह। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको नोट करके बता दें ताकि जो है यहाँ से अगर सवाल बन जाए आप उसे अच्छे से कवर कर सको। प्राथमिक में यहाँ पे जो पॉइंट कहा गया है उसी से संबंधित है।
प्राथमिक शिक्षण संस्थानों को मकतब कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुविकल्पी में सवाल पूछ लेगा कि मकतब क्या होता है। मकतब जो है वो क्या होता है, तो जो प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था होती है, जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, उसी को मकतब कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था मदरसों में की जाती थी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। जैसे प्राथमिक पाठशाला होती है, प्राइमरी स्कूल होते हैं, वैसे ही प्राथमिक शिक्षण संस्थानों को मुस्लिम काल में मकतब कहा जाता था और उच्च शिक्षण संस्थानों को मदरसा कहा जाता था। आज भी मदरसों में पढ़ाई होती है, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में मदरसों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे मदरसों में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्राथमिक पाठशाला होती थी वो मकतब में होती थी और जो उच्च शिक्षण संस्थान जो होते थे उसे मदरसा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भारत में मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में मध्यकालीन शिक्षा यानी मुस्लिम शिक्षा जो व्यवस्था थी उस टाइम पे, तो उसका मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, गुजरात, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे मुस्लिम काल या फिर मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे थी। आज की डेट में आज लाहौर को छोड़कर बाकी सब भारत में है, लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों है इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन लॉन्ग से जो है आपसे पूछा जाएगा, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेशक डायग्राम के माध्यम से आप इस पूरे डायग्राम को दे सकते हैं कैसे मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया है, और आप इसे अगर ऐसा लिखते हो कॉपी में तो गारंटी कि आपको एग्जामर पूरा नंबर देंगे। लेकिन एक बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर आंसर को सही तरीके से लिखा जाए, कम लिखा जाए लेकिन सही तरीके से लिखा जाए, तो आपको पूरा नंबर मिलने का पूरी की पूरी संभावना होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उसको ध्यान में रखेंगे। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछा गया है कि मुस्लिम काल शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। बस एक लाइन आप समझ जाए कि यहाँ पे क्या पूछा है, उद्देश्य पूछा है। मुस्लिम काल की जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या था, किस लिए लोगों को शिक्षित करते थे, क्या उद्देश्य था, वही इस पॉइंट में हमें समझना है। तो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको हेडिंग डालना है मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य, और इसके बाद ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो आपको 1 नंबर इसी डायग्राम पे ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपने वो पूरा प्रेजेंट कर दिया है जो हेडिंग जो आप उसके अंतर्गत लिखना चाहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या ले सकते हैं, कोई रट्टा मार नहीं, कोई किताबी भाषा नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे समझ के पढ़ सकते हैं, कैसे लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं, यही आपको बात को समझना है। सबसे पहला पॉइंट है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। मुस्लिम काल की शिक्षा है ना, तो मुस्लिम काल में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने का एक उद्देश्य जो था, हज़रत मोहम्मद साहब जो है कहीं कहीं इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए अलग अलग शहर में जाते थे। तो कहीं कहीं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो अब इसके अंतर्गत एक हेडिंग डालेंगे, ये इस्लाम धर्म का प्रचार, और इसके बारे में आप लिखेंगे 4 से 5 लाइन। जब लिखेंगे तो आपका लगभग जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में 2 से ढाई या 2.5 से 3 पेज में आराम से हो जाएगा, अगर आप आराम से इसको सोच के लिखेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म है इसके प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा व्यवस्था की जो है शिक्षा मुस्लिम काल में शिक्षा की व्यवस्था की, ताकि जो है इस्लाम धर्म का और अधिक से अधिक लोग समझें, जानें और उसको जो है आप इस्लाम धर्म को अपनाएं। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस्लाम धर्म की शिक्षा में पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, आगे देखते हैं चरित्र निर्माण करना। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे है, जब लोग शिक्षित होते हैं तो उनके चरित्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। आपको मैं अगर आप बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एक व्यक्ति मान लो कोई व्यक्ति है जो अनपढ़ है, ठीक है, और एक व्यक्ति मान लो कोई जो पढ़ा लिखा है। तो अगर मैं कहूँ पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो अनपढ़ व्यक्ति है, इन दोनों में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा, बहुत अंतर होगा। इसके जो व्यवहार होंगे वो अलग होंगे, इसके जो व्यवहार होंगे अलग होंगे, इसके जो आचरण होंगे वो अलग होंगे, इसके भी आचरण अलग होंगे, इनका चरित्र भी अलग होगा, इनका पहनावा, इनका बोलने का तरीका सब कुछ अलग होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये चरित्र का निर्माण ही दिखाता है कि कैरेक्टर कैसा है,
ठीक है। तो शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में देखा जाए तो चरित्र का निर्माण इस प्रकार से होता है कि जैसे वो शिक्षा ग्रहण किए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं अच्छे से बना के। ज्ञान अर्जित करना, देखिए सिंपल सी बात यह है कि लोग शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ज्ञान अर्जित हो, कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, कोई रट्टा मार नहीं है, सिर्फ समझना है कि ज्ञान अर्जित करना उद्देश्य होता है। आप शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले इसलिए ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि आपको ज्ञान अर्जित हो। नौकरी मिलना वो बात की बात है, आप जो है शिक्षित व्यक्ति बनना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, वो बात की बात है। लेकिन पहले आप क्या करेंगे? ज्ञान अर्जित करेंगे। जब ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो उसी ज्ञान के आधार पे ही आपको नौकरी मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि ज्ञान अर्जित करना आपका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, और यही उद्देश्य जो है आपको कामयाबी दिलाएगी, ठीक है। तो ज्ञान अर्जित करना ये उद्देश्य हो गया। आगे देखते हैं, सुख समृद्धि जो है प्राप्त करना। देखिए सिंपल सी बात ये है जी, अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, अगर आप शिक्षित होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो कहीं न कहीं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप शिक्षित हो गए, नौकरी पा गए, तो आपके कहीं न कहीं जीवन में कुछ सुख आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, सुख आएगा, क्योंकि आप जो है उसके हिसाब से काम करोगे, ठीक है। मान लेते हैं नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आप ना कुछ ऐसे उपाय करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे जिसके आधार पे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और मुस्लिम काल में अगर देखा जाए तो मुस्लिम काल का उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण किया जाए और सुख समृद्धि को प्राप्त किया जाए। तो यही इसकी एक उद्देश्य बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है एक ईश्वर में विश्वास करना। मुस्लिम काल व्यवस्था में एक ईश्वर विश्वास करना का मतलब होता है एक ईश्वर में मानना, अल्लाह एक है और अल्लाह को ही लोग मानते थे, ईश्वर को मानते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है कि जो है एक ईश्वर को मानना। जो अलग अलग धर्म में अलग अलग जो है ईश्वर को मानते हैं, अलग अलग जो है प्रकृति को मानते हैं, तो उसमें जो है इन्होंने कहा है कि एक ईश्वर है, ईश्वर एक है, यानी अल्लाह एक है, और अल्लाह जो है वही सबको जो है मदद करता है, वही सबका रखवाला है। तो इस प्रकार से जो है एक ईश्वर में विश्वास करते थे। तो ये कुल मिला के देखा जाए यहाँ पे जो 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को आप अगर ऐसे प्रेजेंट करोगे, फिर इसके बाद इसको हेडिंग डाल के अच्छे से 4-5 लाइन आराम से लिखोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और अच्छा खासा आपको नंबर मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप जब लिखते हैं ना तो पूरी कॉपी जब भर देते हैं तो आपको जो है अच्छे नंबर मिलते हैं, और इतनी फास्ट कॉपी चेकिंग होती है बोर्ड की कि उतना ध्यान से कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन अगर आप डायग्राम वगैरह प्रयोग किए हैं तो आपको अच्छे तरीके से नंबर मिलता है। यही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डायग्राम के माध्यम से भी प्रेजेंट किया है। जो मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था है, उसकी विशेषता क्या है? तो सिंपल सी बात यह है कि मुस्लिम काल की शिक्षा की विशेषता क्या है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में समझा कि मुस्लिम काल की उद्देश्य क्या है। अब समझ रहे हैं कि विशेषता क्या है, मतलब कि उसमें कुछ क्या विशेष बात थी, वही बात को यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं, और पहला पॉइंट लिखेंगे शिक्षा का उद्देश्य। देखिए उद्देश्य और विशेषताएं लगभग आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपको समझने की कोशिश करना है। विशेषताओं में भी उद्देश्य का पॉइंट और उद्देश्य में विशेषताओं का पॉइंट जो है ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य। देखिए सिंपल सी बात यह है कि मुस्लिम काल की शिक्षा, चाहे फिर आधुनिक काल की शिक्षा, चाहे ब्रिटिश काल की शिक्षा की बात करें, कहीं कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही बनती है कि जो है शिक्षा का कुछ ना उद्देश्य होना चाहिए। आप शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगर बिना शिक्षा के उद्देश्य के अगर आप जो है पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप सिर्फ कामयाबी, आप डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य नहीं शिक्षा का। शिक्षा का उद्देश्य तब होता है जब आप किसी न किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो सही शिक्षा होती है। यही शिक्षा का उद्देश्य में पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद ज्ञान का प्रसार। देखिए अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कहीं न कहीं सीखते रहते हैं। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब ही सीखना होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? ज्ञान का प्रसार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ज्ञान का प्रसार होता चला जाएगा अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हो, ठीक है। आगे देखिए, संस्कृति का प्रसार होगा। जो भी आपकी संस्कृति है, चाहे जो आपकी संस्कृति हो, चाहे जो आपका धर्म हो, उस धर्म की जो संस्कृति है, उस धर्म की संस्कृति का प्रसार होगा, क्योंकि आप उस धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
तो जब उस धर्म से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उस धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे, उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे, जो भी उसकी संस्कृति होगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप मुस्लिम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो मुस्लिम शिक्षा की जो संस्कृति होगी उसका प्रचार प्रसार होगा, और प्रचार प्रसार होगा तो लोग उसको जानेंगे कि इस मुस्लिम धर्म भी कुछ धर्म है, और कैसा धर्म है, अच्छा धर्म है कि कैसा धर्म है, उसके बारे में आप जब सीखोगे यानी शिक्षा के माध्यम से, तब आपको पता चलेगा कि मुस्लिम शिक्षा कैसी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नैतिकता का प्रसार। नैतिक मतलब बहुत लोग होते हैं कि इससे नैतिकता का मतलब चरित्र का कह सकते हैं। आपके नैतिक विकास होगा, आपके मानसिक विकास होगा, आपके शारीरिक विकास होगा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना कि एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, और एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है। तो कहने का तात्पर्य है कि पढ़ा लिखे व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंतर होगा, उसके पहनावे में, बोल चाल में, उठने बैठने में, सब कुछ उसके कैरेक्टर में पूरा का पूरा परिवर्तन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, नैतिकता के प्रसार में उसमें वृद्धि होती है। जैसे शिक्षा ग्रहण करते चले जाते हैं उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए पहले सीखना, और सीखने के माध्यम से ही आप कुछ परिवर्तन बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे सुख समृद्धि की प्राप्त करना। वही चीज़ यहाँ पे आती है। मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा में मतलब इस मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में आप विशेषताओं का उद्देश्य में, उद्देश्य का विशेषताओं में पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपका 100% सही हुआ, कोई गलत नहीं काट सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ आती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होना। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसकी विशेषता बन जाती है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ सुख समृद्धि जरूर होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि जो है पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण करते हैं, अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं, तो कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो अगर आप ऐसे समझ के लिखोगे, ऐसे आप जो है हेडिंग डाल के डायग्राम बना के लिखोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा नंबर आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो दोस्तों कुछ मध्यकालीन शिक्षा से क्या आशय है, इस शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर किस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे इसका अर्थ पूछता है, या तो उसका आशय, या तो उसका तात्पर्य पूछता है, या तो परिभाषा पूछता है, या फिर दोस्तों पूछता है विशेषता, या तो कारण, या तो महत्व, या तो उसके जो है अंतर वगैरह जो है ये सब पूछता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आशय पूछा है और विशेषता पूछा है। ठीक है, और यहाँ फिर अथा क्वेश्चन इसी को अगले सेट में दूसरे सत्र में पूछा गया है कि बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे विशेषताएं आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेन विशेषता ही पूछा है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे विशेषता को लिख सकते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि बौद्धकालीन शिक्षा होती क्या है, इसका क्या आशय है। सबसे पहले यहाँ पे बुद्ध के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। दोस्तों आपको बता दें, 1 नंबर का सवाल यही पहले लाइन से ही बन गया। बहुविकल्पीय में आपसे सवाल पूछ लिया कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो सभी को पता होगा गौतम बुद्ध ने की थी। पहला लाइन पहले नंबर का ही सवाल हो गया कि पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको 1 नंबर का सवाल यहाँ पे बना देता है पहला लाइन। इसके बाद दोस्तों आगे लिखा है, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने बताया है कि संसार में दुख है, लोगों को मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। अब इनकी शिक्षा देखिए, शिक्षा का आशय क्या है। तो बौद्ध काल में शिक्षा क्या कहा गया है, क्या शिक्षा दी गई है। कहा है संसार जो है ये संसार दुखों से भरा पड़ा है। संसार में क्या है, तो संसार में दुख है, और उन्होंने दुख का कारण भी बताया है। दुख का कारण बताया कि अगर संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है। यानी जो शिक्षा दिया गया है उस शिक्षा में कहा गया है कि संसार जो है, संसार में दुख है, इसलिए क्या करना चाहिए, सभी को मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। ये तो शिक्षा की बात हो गई। आगे देखिए, इसमें और कहा गया है, बौद्ध काल की शिक्षा भारत में अल्पकाल में ही सामाजिक क्रांति उत्पन्न कर दी है। यानी जब बौद्धकालीन शिक्षा आई भारत में तो कहीं न कहीं अल्पकालीन थोड़े समय में ही सामाजिक क्रांति जो है उत्पन्न कर दी। बहुत सारे जो है लोगों में बौद्ध जो शिक्षा थी, बौद्ध शिक्षा वो कहीं न कहीं ऐसे विकसित हुई कि लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लिया। तो दोस्तों ये बौद्धकालीन जो शिक्षा है वो भारतीय समाज को प्रभावित की है, काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। बौद्धकालीन जो शिक्षा है ये वैदिक काल की शिक्षा
का ही परमार्जित रूप है। मतलब यह है कि पहले वैदिक कालीन शिक्षा आई, वैदिक कालीन शिक्षा जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा का जो है परिवर्तित रूप क्या है? परिवर्तित रूप बौद्ध कालीन शिक्षा है। तो दोस्तों इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि बौद्ध कालीन शिक्षा क्या है और उसका आशय क्या है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्मार्ट तरीका क्या है कि अगर आप जो है डायग्राम के माध्यम से, आप फिगर के माध्यम से, आप चित्र के माध्यम से अगर जो है किसी भी प्रश्न को प्रेजेंट करते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा का मतलब ये है कि जैसे मान लो 10 नंबर का सवाल है तो 10 में 10 नंबर पाने के लिए आपको डायग्राम, फिगर, चित्र वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर आपको मिलता है सामाजिक जो विषय होते हैं। अगर आप जो है ये सोचो कि मैं इसे नॉर्मल लिख दूं कहानी की तरह और मुझे 10 में 10 मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका जो लिखने की शैली होती है बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, तो जैसे आप लिखोगे उसी प्रकार से आपको नंबर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाने से फ़ायदा क्या होता है। जैसे मान लो आपने डायग्राम बना रखा है, अब ये डायग्राम जब बनाएंगे तो एग्जामिनर देख के ही इस पर 1 नंबर दे देगा, इसी डायग्राम पर 1 नंबर दे देगा वो। क्यों? क्योंकि आपने उसके सामने पूरा का पूरा जो है यहाँ पर विशेषता प्रेजेंट कर दिया एक साथ में। अब इसके बारे में एक एक करके आप लिखेंगे कि इसमें ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सी शिक्षा है, इस शिक्षा में क्या होता है, इसके बारे में आप बताओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि बौद्ध कालीन शिक्षा, अब ये सवाल अगर मान लो अति लघु में 2 लाइन का 2 नंबर का पूछ लिया, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। अगर पूछ लेता है लघुत्तरीय में तो लघुत्तरीय में भी कवर हो जाएगा। अगर लॉन्ग में पूछ लेगा तब भी जो है लॉन्ग में आपका कवर हो जाएगा। मतलब एक छोटे से क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी टाइप से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कम समय में अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बौद्ध कालीन शिक्षा हो गया, तो बौद्ध कालीन में शिक्षा की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है उसकी समझने की कोशिश करते हैं इसको। पहली विशेषता है कि शिक्षा का समान अवसर सबको मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात यह है कि बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका विशेषता ये है कि सभी को समान शिक्षा मिलना चाहिए। जो समाज है, समाज में जो लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का हक है और सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आप इस पॉइंट में ऐसा लिख सकते हैं, 2-3 लाइन आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है दूसरा पॉइंट, गुरु शिष्य का संबंध। देखिए बौद्ध कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो कहीं न कहीं वैदिक काल से जो चली आ रही थी परंपरा, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की एक जो है परिमार्जित किया गया है, मतलब उसको बदलाव किया गया है। तो गुरु और जो शिष्य होते हैं उनका जो संबंध होता है वो संबंध ऐसा संबंध होना चाहिए कि कहीं न कहीं गुरु है और शिष्य शिष्य है। आज के डेट में तो गुरु से कहीं नहीं, शिष्य जो होते हैं वो तो डरते ही नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि कहीं कि अगर मान लो गुरु कहीं डांट देता है, कहीं मार देता है, तो शिष्य बाहर जो है खड़े जाते हैं मारने के लिए। तो वह जो आज की डेट की शिक्षा है वो कहीं कि बहुत अलग है, कलयुग का ज़माना है। लेकिन जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी वो गुरु शिष्य में अच्छे संबंध हुआ करते थे। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा में क्या ले सकते हैं, बौद्ध कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, ऐसा पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद धार्मिक शिक्षा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध कालीन शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो धार्मिक शिक्षा कहीं न कहीं बौद्ध धर्म का बढ़ावा देता है, तो इसीलिए बौद्ध कालीन शिक्षा है वो धार्मिक शिक्षा को प्रसारित करता है। आगे ले सकते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे होगा, देखिए जब शिक्षा होगा तो शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास होगा, ठीक है। और समाज का विकास होगा तो कहीं न कहीं लोगों की जो भावनाएं हैं वो विकसित होंगी, और लोगों की भावनाएं विकसित होंगी तो समाज भी विकसित होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से लोग अपने आप को मजबूत बनाते हैं, और जब लोग मजबूत बनते हैं तो लोग कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज भी क्या होगा, समाज मजबूत बनेगा, समाज का क्या होगा, समाज का विकास होगा, ठीक है। आगे देखिए व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा का तात्पर्य होता है कि जो शिक्षा है उसके माध्यम से सर्वांगीण विकास होना, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, ठीक है, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले। और दूसरी बात यह है कि पूरा समृद्ध विकास हो, ठीक है, समृद्ध क्या हो, समृद्ध विकास हो, तब जाके पूरे बड़े क्षेत्र में कहीं न कहीं शिक्षा का विकास हो सकता है। व्यापक मतलब क्या, बड़े क्षेत्र में। तो कहीं न कहीं अगर सभी लोग समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, समृद्ध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, समृद्ध होंगे, तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है बड़े क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार जो है प्रचार प्रसार होगा। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लिख के इसके बारे में आप 3-3 4-4 लाइन लिखेंगे तो ये मान चले कम से कम 2 से 3 पेज में आराम से आपका हो जाएगा, अगर आप अच्छे कंटेंट इस प्रकार से लिखेंगे तो। आगे देखते हैं
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, बौद्ध कालीन में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। तो बौद्ध कालीन में स्थापित दो विश्वविद्यालय का नाम आपसे पूछ सकता है। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध कालीन में जो है ये स्थापित हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रव्रज्या संस्कार जो होता है ये क्या होता है। इसके बारे में आपसे सवाल अलग से भी पूछ सकता है कि प्रव्रज्या संस्कार जो होता है वो क्या है। तो इसका अर्थ देखिए, बहुत सिंपल वर्ड मैंने लिखा है प्रव्रज्या संस्कार का। प्रव्रज्या का तात्पर्य क्या होता है, बाहर जाना। ठीक है, क्या होता है, बाहर जाना, अर्थात हम कह सकते हैं घर से बाहर होना। और बौद्ध मठ में प्रवेश करना, घर से बाहर जाना और जो है बौद्ध मठ में प्रवेश करना, यही प्रव्रज्या संस्कार कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे 2-3 लाइन और कह सकते हैं इसमें कि इसमें कहा गया है प्रव्रज्या संस्कार में एक श्लोक यानी मंत्र का उच्चारण करना होता है, जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो दोस्तों इस प्रकार से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इस प्रकार से श्लोक का उच्चारण करना होता है। तो ये जो है प्रव्रज्या संस्कार के अंतर्गत आता है। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, सभी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। अगर बात करें शिक्षा के उद्देश्य में, तो आप ऐसे पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि चरित्र का निर्माण हो। देखिए जब शिक्षा ग्रहण की जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, चरित्र का निर्माण होगा कि नहीं होगा, चरित्र अच्छा होगा कि नहीं होगा, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा के माध्यम से चरित्र का निर्माण करना, ये बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। इसके बाद निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति जब गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो संसार, ये संसार दुखों का पूरा पहाड़ है, दुख से भरा पड़ा है, दुखों का संसार है, तो कहीं न कहीं इसीलिए लोगों को मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं निर्वाण प्राप्ति का उद्देश्य, निर्वाण का मतलब मोक्ष प्राप्ति, मृत्यु को प्राप्ति, मृत्यु। ठीक है, आगे सामाजिक विकास का उद्देश्य। बहुत सिंपल सी बात यह है, मान लो जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है, कोई भी व्यक्ति हो मान लेते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे ही कई सारे व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो कई सारे व्यक्ति वो कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। और उन कई सारे व्यक्तियों की शिक्षा ग्रहण करने से समाज भी विकास होता है, समाज में लोग अच्छे होते हैं, समाज कहीं न कहीं आगे बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे सामाजिक विकास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले शिक्षा ग्रहण करेंगे तो फिर क्या बनेगा, चरित्र निर्माण होगा। और बौद्ध काल में कहा गया है शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप निर्वाण की प्राप्ति के लिए समझ जाएंगे निर्वाण प्राप्ति क्यों करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करिए सामाजिक विकास, यानी शिक्षा होगी तो सामाजिक विकास जरूर होगा। आगे अगर समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्र का विकास भी होगा अगर समाज का विकास होगा। अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि इंसान की जो पर्सनालिटी है वो अपने में चेंज हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर शिक्षित हो उसको देख लीजिए, ठीक है, कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण किया हो, शिक्षित हो, उसको देख लीजिए, और कोई व्यक्ति अनपढ़ हो, आप उससे देख लीजिए, आप दोनों में अंतर पाएंगे। अंतर ये पाएंगे कि जो शिक्षा ग्रहण किया है, जो शिक्षित व्यक्ति है, उसकी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी अलग होगी, और जो अनपढ़ व्यक्ति होगा उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। तो कहीं वेरी इंपॉर्टेंट होगा 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको दोस्तों बता दें कि साथ साथ में आपको याद भी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% गारंटी कि आपको अच्छे तरीके से इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं, समझ के पढ़ लेते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि पढ़ते कैसे हैं, समझ के पढ़ते कैसे हैं। रट्टा तो मारना बहुत लोग सिखाते हैं कि इसको पढ़ लो, रट लो, लेकिन समझ कर कैसे पढ़ते हैं, लंबे टाइम तक याद कैसे करते हैं। गांधी जी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। इन्हीं जो गांधी जी थे, गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा क्या थी, उनके मन में ऐसी कौन सी भावना थी कि शिक्षा को लेकर जिससे लोगों को जागरूक करना चाहते थे। उनके मन में कौन सी ऐसी भावनाएं, कौन से
विचार होते थे जिससे लोगों को कहते थे कि आप शिक्षित बनो, आप पढ़ो लिखो। कहीं कि अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो आगे भविष्य में आपको कहीं कि आपको एक ज़िंदगी जो है वो आपकी बदल सकती है। तो शिक्षा का बहुत महत्व उन्होंने बताया है जीवन में। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के शैक्षिक जो विचार थे उसका वर्णन करना है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा है कि गांधी जी की शिक्षा दर्शन आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे शिक्षा दर्शन क्या होता है और उसके आधारभूत सिद्धांत क्या है, इसी प्रश्न पे हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों अथवा करके फिर इसी क्वेश्चन को पूछा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी गांधी जी शिक्षा को कैसे परिभाषित करते थे, कैसे वो समझते थे और लोगों को कैसे समझाते थे, यही हमें समझना है। आप दोस्तों आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। इस वीडियो में पूरा सब कुछ अच्छे से आपको बताएंगे। शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पे ये समझाया जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो गांधी जी के द्वारा शिक्षा का क्या उद्देश्य था, ये इसमें जो है आपको उत्तर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे अथवा करके पूछा है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए तथा निम्न बिंदु के आधार पर जो है इसका वर्णन कीजिए। जैसे शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षण विधि, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं और मैंने आपसे वादा किया है साथ साथ में याद कराने का, तो मैं पक्का बताता हूँ आपको याद भी करवाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि गांधी जी का शैक्षिक विचार क्या था, यानी शिक्षा के उन्होंने क्या विचार प्रकट किया है शिक्षा के ऊपर, क्या उनके थॉट थे, क्या भावनाएं थी। आइए उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गांधी जी सदैव बात पर बल देते थे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है शिक्षा मिले, वो शिक्षित बने। उनका कहना क्या था, उनका मानना ये था कि जो भारत के प्रत्येक नागरिक है वो शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षित बने। कहीं न कहीं जो है अगर शिक्षित बन जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो परिभाषा इन्होंने बताया है उस परिभाषा को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गांधी जी ने कहा है साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना शिक्षा का प्रारंभ। बहुत ही कमाल का सेंटेंस लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए कह रहे हैं कि भैया कुछ लोग मानते हैं ना भारत में क्या गिना जाता है, साक्षरता दर गिना जाता है। क्या गिना जाता है, साक्षरता दर गिना जाता है कि भारत में कितने साक्षरता दर है। अगर मैं देखूं भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है, आपका जवाब होगा केरल में है। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है, केरल में। सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, लेकिन साक्षरता दर ये बताता है कि जो लोग साक्षरता मतलब सभी अक्षरों का बस उनको ज्ञान है कि ये छोटा बड़ा लिखा हुआ है, ये छोटा आ लिखा है, ये बड़ा आ लिखा है, ये साक्षर मतलब सभी अक्षरों का ज्ञान है, लेकिन उन सभी अक्षरों से बना शब्द उसका ज्ञान नहीं है। ध्यान से बात को समझेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो छोटा आ लिखा है, यहाँ बड़ा आ लिखा है, जो इन शब्दों से आ से ज्ञान तक के जो शब्द जो अक्षर मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन शब्दों का मतलब नहीं पता है, लेकिन हमें सभी अक्षरों का ज्ञान है। ये हमें साक्षरता सिखाता है। लेकिन उन्होंने यही बात कहा पे गांधी जी ने कहा है कि साक्षर नहीं बनना है, आपको शिक्षित बनना है। शिक्षित बन जाओगे ना तो शब्द का मतलब जान जाओगे कि शब्द कहना क्या चाह रहा है। अभी आपको सिर्फ अक्षरों का ज्ञान है कि यहाँ पे लिखो अंत लिखा है, यहाँ पे ना लिखा है, यहाँ पे शिक्षा लिखा है, यहाँ पे साधन लिखा है, ये सिर्फ आपको अक्षर का ज्ञान है। लेकिन जब ये जो शब्द लिखा है अगर इस शब्द का मतलब आपको समझ में आ जाएगा तो आप शिक्षित बन जाओगे। यही इसमें बात कही गई है और गांधी जी यही कहना चाह रहे हैं कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना तो शिक्षा का प्रारंभ है। अगर आप साक्षर बन जाते हैं तो शिक्षा का ये अंत नहीं है। अगर आप जो है साक्षर नहीं बनते हैं तो ये भी शिक्षा का जो है प्रारंभ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों बात ये कहा गया है यह केवल एक साधन है। साक्षरता क्या है, एक साधन है। किस चीज़ का साधन है, जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि अभी आपको साक्षर है, अभी आपको साक्षर मतलब क्या, सभी अक्षरों का ज्ञान है, लेकिन सभी अक्षरों मिलाकर जो शब्द बना है उससे आपको शिक्षित बनाना है, मतलब शिक्षित बनना है। तो शिक्षित तभी बन सकते हैं जब आपको सभी अक्षरों का ज्ञान होगा। तो दोस्तों समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे बात बहुत ही कमाल का सेंटेंस कहा गया है कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत होता है और ना ही शिक्षा का प्रारंभ होता है। यह केवल एक साधन है।
साधन किस चीज़ का? जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री शिक्षित किया जा सकता है। यही बात इसमें कहा गया है। आइए और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आगे दोस्तों और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं शिक्षा का अर्थ। गांधी जी के द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गांधी जी के अनुसार लिखेंगे, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास से है। गांधी जी ने जो परिभाषा लिखा है बहुत ही कमाल का लिखा है। समझने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट मैं समझाऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ आपको बताऊंगा। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, इन्होंने कहा कि जो मेरा अभिप्राय है, जो मेरा आशय है वो क्या है? बालक। ठीक है, बालक और मनुष्य का जो शरीर होता है, देखिए बालक का जो शरीर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जो मनुष्य होता है उस मनुष्य का शरीर जो होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। क्योंकि बालक की जो मानसिकता होती है वो उसकी शारीरिक मानसिक विकास अलग होती है, और जो मनुष्य होता है उसका अलग होता है। मनुष्य मतलब व्यक्ति मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि ये बालक और मनुष्य के जो शरीर होते हैं, शरीर का जो मस्तिष्क होता है, यानी बालक का मस्तिष्क और किसी व्यक्ति का मस्तिष्क देखा जाए तो उसके जो उसकी उम्र होती है, जो उसकी शरीर होती है, उसी के अनुसार उसका मस्तिष्क विकास करता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कहा गया है, एक बालक का एक मनुष्य का जो शरीर होता है, शरीर और उसकी मस्तिष्क, आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब ये है कि जो आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुण है, यानी जो आपके अंदर जो गुण विद्यमान है वो सर्वांगीण विकास, उन सभी का विकास होना चाहिए, पूरी तरह से विकास होना चाहिए। मतलब क्या, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये शिक्षा है, ठीक है, अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? एक जो बालक होता है, और एक जो व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं, ये व्यक्ति है, ये बालक है। ठीक है, अब इस बालक का शरीर विकास करेगा। ठीक है, इस बालक का क्या विकास करेगा? शरीर विकास करेगा। इसका जो है मस्तिष्क भी विकास करेगा, कि वो जैसे वो पढ़े लिखेगा, जिस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेगा, वैसे ही उसका शरीर ग्रो करेगा, वैसे उसका मस्तिष्क विकास करेगा। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। तो गांधी जी ने यही तो बात कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय किसी बालक का या मनुष्य के जो शरीर होता है और जो मस्तिष्क होता है और जो आत्मा होती है, आत्मा में जो निहित गुण होते हैं, यानी जो अंदर से आपके आत्मा कहती है थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा मेहनत कर ले, कुछ बन जाए, टॉपर बन जाए, कुछ कर ले, जिंदगी में कुछ बनना है। ये कौन कहता है? ये आत्मा कहती है। ये कैसे कह रही है? किसके द्वारा कह रही है? शिक्षा के द्वारा कह रही है। अगर आप शिक्षित ना हो तो आपकी जुबान से, आपकी आत्मा से ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि आप क्या हैं? आप शिक्षित हैं, आपने शिक्षा ग्रहण किया है, इसीलिए आपके आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का विकास हो रहा है, आपका आत्मा परिवर्तन हो रहा है। आत्मा का मतलब आप सोच मान लीजिए, अपने थॉट मान लीजिए, जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं? कहीं की आत्मा से में जो आवाज़ आती है, तो उसका भी विकास होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके में दोस्तों मैं अगर एक लाइन में परिभाषित कर दूँ, बस इतना समझ जाइए, शिक्षा एक ऐसी चाबी है, शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिसके सभी जो ताले हैं वो खुल रही है, सभी ताले जो हैं वो खुल रही हैं। और वो ताले क्या हैं? मनुष्य का शरीर है, मनुष्य की मस्तिष्क है, उसकी आत्मा है, ये सब में विकास हो रहा है। कैसा विकास? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब पूरी तरह से उनका विकास हो रहा है, वही शिक्षा कहलाता है। बहुत ही कमाल की परिभाषा गांधी जी ने दोस्तों समझाया है, समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने और बातें कहा है। गांधी जी शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। उनका मत था, मत क्या था? इसी बात को समझना है। उनका मत मतलब विचार था। उनका विचार ये था कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों को आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक शक्तियों के व्यक्त और प्रोत्साहित करे। यानी जो शिक्षा है, शिक्षा वह सच्ची श्रद्धा है या शक्ति है या साधन है जो बालक को आध्यात्मिक का मतलब अध्यात्म की ओर ले जाना, ठीक है, मानसिक और शारीरिक विकास हो, उसे कहते हैं शिक्षा। आई होप दोस्तों आपको ऊपर समझ में पॉइंट आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश किया है। अब दोस्तों इसके बाद आता है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों शिक्षा ग्रहण किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसी बात को समझना है, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों मैं अगर आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ लीजिए आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आप अपने आप में एक प्लान बनाइए। आपका उद्देश्य क्या है शिक्षा ग्रहण करने का? क्या आपका उद्देश्य है नौकरी करना? क्या आपका उद्देश्य है कि एक अच्छा ऐसा व्यक्ति बनना जो कहीं न कहीं शिक्षा को महत्व को समझता है? क्या आप ऐसा शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि आपके समाज में कोई इज्जत सम्मान हो? क्योंकि शिक्षा जो ग्रहण कर लेता है, जो शिक्षित होता है, उसका एक सम्मान होता है, कहीं न कहीं उसका एक पहचान होता है समाज में। तो अगर आप शिक्षा किस लिए ग्रहण कर रहे हैं कि आपका मानसिक विकास हो, आपका शारीरिक विकास हो, आपका आत्मा विकसित हो, आपका पूरा सर्वांगीण विकास हो, तो क्या इसलिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं आपका उद्देश्य जरूर कुछ ना कुछ होगा। वही उद्देश्य जो है क्या कहलाता है? शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है। वही बात हमें यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य। शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य क्या है, इसको बात को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ पे दूसरा है शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य और तीसरा है शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य। पहले हम लोग तत्कालीन को समझते हैं क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको एक एक डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, दूसरा है व्यक्ति का मानसिक विकास, तीसरा है व्यक्ति का शारीरिक विकास, चरित्र का निर्माण और सांस्कृतिक विकास। ये कुल मिला के 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। आपको दोस्तों बता दूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे ना तो 100% गारंटी कि आप इसमें से 10 क्वेश्चन भी पूरा का पूरा बना सकते हो। और आपके अगर एग्जाम में आ गया, अलग से पूछ लिया कि शिक्षा का 2 उद्देश्य बताइए, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी ने शिक्षा का कैसे उद्देश्य बताया है, महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है, उस बात को समझने की कोशिश करना। और आप जो है किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो सटीक आंसर आप दे सकते हो अगर आप इस तरह से पढ़े होगे तो। अब दोस्तों इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जीविकोपार्जन क्या होता है, व्यक्ति के मानसिक विकास कैसे होता है, ये पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक एक लाइन में मैं आपको अच्छे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों पहले हेडिंग के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। देखिए जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं कहीं कि उनका एक उद्देश्य ही होता है कि उनको एक नौकरी मिल जाए और कहीं कि उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी चलना शुरू कर दे, इसीलिए करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कहीं नहीं, अगर मान लीजिए नौकरी नहीं मिलती है तो कहीं भी ऐसा जॉब मिल जाए, प्राइवेट जॉब मिल जाए जिससे कहीं कि उनकी ज़िंदगी जो है अच्छे से गुजर सके, इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो पहला पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीविकोपार्जन का। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है कि जीविकोपार्जन जो है वो सबसे बड़ा उद्देश्य यहाँ पे बन जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीविकोपार्जन का योग्य बनाना है जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके और समाज पर भार ना रहे। बहुत सिंपल तरीका ये है कि जब आप इंटर पास कर लोगे ना, जब आप इंटर पास कर लोगे तो आपके घर वाले आपसे यही कहेंगे बेटा जाओ कहीं कमाओ, ठीक है, क्योंकि कब तक बोझ बनोगे, कब तक बाहर बनोगे अपने परिवार का। और आप खुद एक दिन ऐसा आएगा जब कहीं आप निकल जाओगे कमाने, ठीक है भैया, कमाने निकल जाओगे। तो कहीं न कहीं शिक्षा का उद्देश्य क्या है, देखो एक तरीका ये है कि कहीं भी किसी प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब करिए, एक तरीका ये है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। तो कुछ ना कुछ आप तो करेंगे ज़रूर, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाएं, कुछ लोग कुछ और करें, तो आप जो करोगे वो क्या है, वही जीविकोपार्जन हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट है व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है वो कैसे होता है, शिक्षा के द्वारा होता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है और एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है। अब यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इन दोनों में जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ये क्या है, ये अनपढ़ है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो ये पढ़ा लिखा है, ठीक है। अब इसका इन दोनों का मानसिक विकास सबसे ज़्यादा किसका होगा, किसकी जो है बुद्धि सबसे अच्छी होगी? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है इसकी बुद्धि सबसे अच्छी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सोचने समझने की इसके अंदर जो शक्ति है वो थोड़ा बढ़ जाएगी। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति है इसको कोई भी सिखा सकता है, इसको कोई भी बहला सकता है, कोई बता सकता है भाई देखो ये चीज़ ये है, उसको पता भी नहीं रहेगा कि हाँ चीज़ सही में यही चीज़ है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि व्यक्ति का मानसिक विकास कैसे होता है, शिक्षा के द्वारा होता है। आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है परिभाषा उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे समझ जाओगे तो। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है
व्यक्ति का शारीरिक विकास बहुत ही सिंपल तरीके में बता दूं। जैसे मान लो जब अभी आप क्या कर रहे हो, जिससे बहुत सारे लोग हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं ये 5 साल बाद जो है कोई नौकरी पा जाते हैं, ठीक है, कोई नौकरी पा जाते हैं। ऐसे आपके गाँव क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं न कहीं पहले ऐसी स्थिति में थे, जो गरीब थे, लेकिन जब वो नौकरी पा गए तो उनकी ज़िंदगी बदल गई भाई, उनका लुक बदल गया, उनका पर्सनालिटी बदल गया, उनका घर का वातावरण बदल गया, कहीं कि उनके शारीरिक में परिवर्तन हो गया, उनकी पर्सनालिटी बदल गई पूरी तरह से, उनकी वाइफ बच्चे बदल गए। तो भैया सिंपल सी तरीका यही है कि शरीर का विकास भी होता है अगर आप शिक्षा ग्रहण किए हैं, शरीर में परिवर्तन होता है, कहीं कहीं बदलाव होता है। और कैसे होता है वो? शिक्षा के द्वारा होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति देख लो और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देख लो, एक नौकरी वाला व्यक्ति देख लो, एक प्राइवेट वाला व्यक्ति देख लो जो प्राइवेट में नौकरी कहीं करता हो, तो बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, शारीरिक परिवर्तन देखने को आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए चरित्र का निर्माण बहुत ही सिंपल तरीका ये है भैया, जब सिंपल सी बात है, जब मन अच्छा होगा, मन का मतलब जब मानसिक अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा, तो भैया शरीर भी अच्छा होगा, और शरीर भी अच्छा होगा तो उसका चरित्र भी कैसा होगा? अच्छा ही होगा। क्योंकि चरित्र और शरीर और मन ये कैसे बदले, कैसे परिवर्तन हुआ? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही तो बदलाव हुआ, शिक्षा के द्वारा ही तो परिवर्तन हुआ। कहीं न कहीं अगर शरीर बदल रहा है तो मन भी बदलेगा, और जब मन बदलेगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों, परिवर्तन जरूर होगा, किसमें? चरित्र में। तो यहाँ पे चरित्र का क्या होगा? निर्माण होगा। इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझ लीजिए बस इतना। सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विकास, गांधी जी संस्कृति को जीवन का आधार माना है। जिसका विकास होगा उसका, जैसे जिसका विकास शिक्षा के द्वारा संभव होता है। संस्कृति, जो संस्कृति होती है, हर धर्म में अपनी संस्कृति होती है, हर धर्म की अलग अलग पहचान होती है। उस संस्कृति को पहचान दिलाने वाला कौन है? किसके द्वारा होगा? शिक्षा के द्वारा ही होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं कि उनकी एक संस्कृति है, और उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? शिक्षा को जाता है। शिक्षा ही उस संस्कृति को आगे बढ़ाता है। कुछ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक पॉइंट और देख लीजिए, बहुत ही कमाल का है, इसकी शिक्षण विधियाँ। दोस्तों ये प्रश्न अगर आप तैयार कर लिए तो समझ जाइए कि इसमें से आपका अति लघु प्रश्न, ठीक है, और इसके बाद लघु वाला प्रश्न, इसके बाद जो है जो दीर्घ वाला प्रश्न पूछा जाता है, ये सब इसमें से तैयार हो जाएगा और आपको अच्छा नंबर जरूर दिलाएगा। अगर आप एक बार रिपीट कर लोगे ना तो पक्का दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा इस प्रश्न पे। बात करते हैं लास्ट पॉइंट, शिक्षण विधियाँ। अगर आपसे पूछ ले शिक्षण विधियाँ क्या होती है, तो गांधी जी ने शिक्षण विधियाँ बताई हैं। शिक्षण विधि का मतलब शिक्षण मतलब टीचिंग करने का, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाने की कितनी सारी कला हैं, कितने सारे तरीके हैं, तरीकों को समझना, वही शिक्षण विधि कहलाता है। तो शिक्षण विधि क्या होता है? शिक्षण, टीचिंग मेथड, पढ़ाने की कला कैसे होती है? देखो भैया कैसे होता है। एक होता है मौखिक विधि। मौखिक का मतलब जैसे आपके एग्जामिनर भूगोल में क्या होते हैं? वाइवा होता है, गृह विज्ञान में वाइवा होता है। एग्जामिनर बाहर से आते हैं, वाइवा लेते हैं। तो जो वाइवा लेते हैं, वाइवा में आपसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, बताओ इसका जवाब क्या होगा। तो जो सवाल पूछते हैं उसको कैसे क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। मतलब बोलकर आपसे पूछते हैं कि भाई देखो इसका सवाल बता, सवाल का जवाब दो। आपसे पूछते हैं उस फाइल के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने तैयार कर रखा है। इसके बाद दोस्तों आप जब एग्जाम देते हो तो वो लिखित होता है। वो भी तो मेथड हो गया टीचिंग का, पढ़ाने का मेथड होगा कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। इसके बाद क्रिया विधि। और क्रिया विधि का मतलब क्या? कुछ लोग होते हैं क्रिया, जैसे प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल होता है। तो जो प्रैक्टिकल होता है, ये प्रैक्टिकल कैसे होता है? क्रिया विधि होता है, उसमें कुछ काम करना होता है, तो काम करके क्रिया द्वारा भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या? अनुकरण विधि मतलब जैसे आपका कोई शिक्षक है, ठीक है, आपका कोई शिक्षक है, आपको शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उस शिक्षक की जो भी आप गुण आकर्षित कर सकते हो और जो भी आप उसके गुण को ले सकते हो और उस गुण को लेकर फिर आप अपने ऊपर जो उसको अनुपालन करते हो, वही क्या कहलाता है? अनुकरण विधि कहलाता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद दोस्तों संगीत विधि। संगीत विधि, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगीत के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा रोमांच भर देते हैं क्लास में कि कहने के बच्चे बोर नहीं होते हैं। संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, किसी के ऐसी कला के माध्यम
माध्यम से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे बोर नहीं होते हैं और उनको मज़ा आता है और कहते हैं काश से टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाए हमेशा तो मज़ा आ जाए, ये ऐसा सोचते हैं बच्चे। तो संगीत विधि भी एक टीचिंग मेथड है। इसके बाद दोस्तों आता है सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब ये होता है जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं और आप किसके साथ पढ़ रहे हैं, आप टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, तो टीचर के साथ साथ पढ़ रहे हैं तो साथ संबंध हो गया। तो कहीं न कहीं आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको साथ साथ आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो भी टीचिंग का एक मेथड हो गया। अब दोस्तों इसको चीज़ मेरे को डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है। अब इसकी अगर आप डायग्राम बना देते हो तो दोस्तों गारंटी बताता हूँ आपको पूरा नंबर मिलेगा, मैथ की तरह नंबर मिलेगा। ध्यान रखेंगे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने डायग्राम बना रखा है। इसके बारे में आप एक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मौखिक विधि और फिर इसके बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे जो मैंने भी आपको बताया है। सब जानते हैं, इसमें कोई नया नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है दोस्तों। समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।